नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास में हम एक वंश है जिसका नाम है राठौड़ वंश। कौन सा वंश है? राठौड़ वंश है। और राठौड़ वंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस राठौड़ वंश के द्वारा मुख्य रूप से तो जो शासन किया गया वो मारवाड़ क्षेत्र में किया गया। कहाँ पर? मारवाड़, या फिर कह सकते हैं हम जोधपुर रियासत। कौन सी रियासत? जोधपुर रियासत। फिर जोधपुर से ही राव जोधा के बेटा, जिनका नाम राव बीका, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना भी की थी। और बीकानेर रियासत, कौन सी? बीकानेर रियासत। और फिर आपको पता है जोधपुर के एक शासक हुए उदय सिंह, और उनका बेटा था किशन सिंह। उन्होंने ही किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। और उन्हीं के नाम पर किशनगढ़ का नाम क्या पड़ा है? किशनगढ़ पड़ा है, ध्यान रखना। किशन सिंह था उनका नाम। तो ये 3 रियासतों में राठौड़ वंश का शासन रहा है। किसका? राठौड़ वंश का शासन रहा है। मारवाड़ में सबसे पहले राठौड़ वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो किसको माना जाता है? राव सिंहा को माना जाता है। किसको माना जाता है? राव सिंहा को माना जाता है। मारवाड़ यानी कि जोधपुर में जो अंतिम शासक वैसे अंतिम शासक नहीं है, मतलब हमने लास्ट क्लास में जो चर्चा की थी वो विद्यार्थियों जसवंत सिंह के बारे में चर्चा की थी। किसके बारे में चर्चा की थी? जसवंत सिंह के बारे में चर्चा की थी। जसवंत सिंह, ये जसवंत सिंह का जो शासन काल रहता है वो 1638 से स्टार्ट होता है और लगभग 1678 तक रहता है। ध्यान रखो, जब ये शासक बनता है उस समय हिंदुस्तान का बादशाह कौन होता है? शाहजहां होता है। और जब इसका निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उस समय औरंगजेब का रहता है। किसका रहता है? औरंगजेब का रहता है। आपको पता है औरंगजेब अपने भाइयों को मारने के बाद में हिंदुस्तान का बादशाह बना, मुगल वंश का शासक बना। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। दारा सिको, शुजा, मुराद और औरंगजेब। शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा का नाम था दारा सिको। शाहजहां चाहता था कि मेरे बाद में मुगल बादशाह कौन बने? दारा सिको बने। और ये जो मारवाड़ का या जोधपुर का जो शासक है महाराज जसवंत सिंह, ये उसके बिल्कुल खास थे। दिन प्रतिदिन उनका मनसा बढ़ाते जा रहे थे वो, और शाहजहां के काफी करीबी थे। शाहजहां ने के कहने के अनुसार ही उसने दारा सिको का साथ दिया। धर्मत का युद्ध होता है, और धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह और दारा सिको वगैरह की जो संयुक्त सेना होती है वो हार जाती है और औरंगजेब की जीत हो जाती है। लेकिन उसके बाद में जसवंत सिंह मारवाड़ जाता है, जोधपुर जाता है। उसकी एक रानी होती है जसवंत दे, वो दरवाजे वगैरह नहीं खोलती। ऐसी स्टोरी आपने सुनी होगी। हाडी रानी होती है वो, बूंदी के शासक की पुत्री है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अ, उसके बाद में एक और युद्ध होता है, दोराई का युद्ध। कौन सा होता है? दोराई का युद्ध होता है। और दोराई के युद्ध में अंततः औरंगजेब जीतता है, दारा सिको हार जाता है, और दारा सिको को कैद कर लिया जाता है। और दारा सिको को कैद करके काकनबाड़ी के दुर्ग में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? काकनबाड़ी का दुर्ग है विद्यार्थियों सरिस्का अलवर में। सरिस्का के जो जंगल है ना, वहां पर है, और अलवर में स्थित है, ध्यान रखना। तो और बाकी जो अन्य फैक्ट थे वो भी मैंने आपको लिखा दिए थे। 1778 में जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तो उस समय इसके जीवित संतान कोई भी नहीं थी। बाद में इसकी 2 रानियां थी, उनके गर्भ में 2 बच्चे जरूर थे, लेकिन जीवित संतान नहीं थी। लेकिन और जैसे 1678 में मृत्यु हुई है तो औरंगजेब के द्वारा जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया जाता है। क्या घोषित कर दिया जाता है? खालसा घोषित कर दिया जाता है, जो लगभग 30-31 साल तक क्या रहा था? खालसा घोषित रहा था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी। उसके बाद में अजीत सिंह शासक बनेंगे। कब बनेंगे? मतलब जैसे 1778 में बनना चाहिए ना शासक तो, लेकिन आगे जाके 1707 में बनेंगे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बीच में एक और शासक बनाया था औरंगजेब ने, लेकिन वह अलोकप्रिय शासक था और उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि जनता चाहती थी जसवंत सिंह का बेटा ही क्या बने? शासक बने। चलो जो भी कारण रहा, वो ज़्यादा कोई इंपोर्टेंट शासक नहीं है, क्योंकि जब उसने खालसा घोषित कर ही दी तो किसी का महाराजा महाराणा घोषित करने से कोई औचित्य भी नहीं बचे। तो अब जो अगला शासक लिखेंगे हम, उसका नाम है विद्यार्थियों अजीत सिंह। और अजीत सिंह को लिखने से पहले आप चाहें
तो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अजीत सिंह को शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका नाम है वीर दुर्गादास राठौड़। क्या नाम है? वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ एक सेवक है। मारवाड़ के जो शासक है उनका क्या है? वो एकमात्र सेवक है, वो राजा नहीं है, ध्यान रखना। एक नोट डाल सकते हैं आप, वीर दुर्गादास राठौड़। मतलब कुछ बातें हैं मैं वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में लिखाना चाह रहा हूं। ये थे विद्यार्थियों वीर दुर्गादास राठौड़, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। वीर दुर्गादास राठौड़, लिखिएगा विद्यार्थियों। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को हुआ। 13 अगस्त 1638 ईस्वी को हुआ। स्थान पूछ ले आपसे, क्या इनका जन्म कहाँ हुआ विद्यार्थियों? सालवा गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? यहाँ लिख लो, सालवा गांव। और सालवा गांव पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर। लिखो, वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं। तो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहते हैं? वीर दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। लिखो, इन्हें मारवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। मारवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, अगर वीर दुर्गादास की बात करें तो भाई इसका पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम था आस्करण। क्या नाम था? आस्करण। और आस्करण कौन था? जसवंत सिंह का सेवक, या फिर ऐसे कह सकते जसवंत सिंह का मंत्री। महाराजा जसवंत सिंह का क्या था ये? मंत्री। कौन? आस्करण नहीं, जसवंत सिंह। सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब जसवंत सिंह का मंत्री था कौन? आस्करण। और आस्करण का बेटा का नाम क्या था? दुर्गादास राठौड़। लिखिएगा, वीर दुर्गादास राठौड़ एक स्वामी भक्त थे। इसलिए तो इनके नाम के आगे कई बार लिखते हैं स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराज, या दुर्गादास भी लिख देते हैं। लिखिएगा, दुर्गादास राठौड़ जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह, जोधपुर के शासक जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण का पुत्र था। लिख लिया? अब देखो,
पिताजी जोधपुर के शासकों की सेवा में थे, जोधपुर रियासत की सेवा में थे, तो इसी प्रकार बेटा भी किस में आ गया, जोधपुर रियासत की सेवा में आ गया। तो अगला फैक्ट लिखो आप, दुर्गादास राठौड़ भी महाराजा जसवंत सिंह की सेना में आ गया था। महाराजा जसवंत सिंह की सेना में आ गया था। देख लिए। अब देखो विद्यार्थियों, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई और औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया, उस दौरान जसवंत सिंह की पत्नियां और जसवंत सिंह की पत्नियों से या रानियों से जो पुत्र पैदा हुए, उनकी रक्षा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? मुख्य रूप से वीर दुर्गादास राठौड़ को दिया जाता है। और लास्ट में जाकर जसवंत सिंह का जो बेटा है अजीत सिंह, उसको शासक भी बनाता है। बनवाता है कि नहीं बनवाता? क्योंकि अगला शासक मारवाड़ का कौन है? अजीत सिंह ही, ध्यान रखना। और उसके अलावा औरंगजेब का एक बेटा है जिसका नाम है अकबर, उसको भी अपनी तरफ मिला लेता है एक बार तो ये। इसके अलावा जो मेवाड़ का शासक है उसको भी अपनी तरफ मिला लेता है। तो मारवाड़ के राठौड़ और मेवाड़ के सिसोदिया के आपस में संबंध भी मजबूत बना देता है। लिखिएगा, वीर दुर्गादास राठौड़ ने महाराजा जसवंत सिंह महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा जोधपुर के उत्तराधिकारी जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा की। किससे? किससे रक्षा की है? औरंगजेब से रक्षा की है ना। लिखिएगा, यह औरंगजेब की मृत्यु पर्यंत तक उनकी रक्षा करता रहा। औरंगजेब की मृत्यु पर्यंत तक। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, 1707 तक रक्षा करता रहा था। लिख लिया। अगला फैक्ट लिखो विद्यार्थियों, इसने जोधपुर मेवाड़ इसने जोधपुर और मेवाड़, ब्रैकेट में जोधपुर में तो कौन से वंश का शासन है? राठौड़। और मेवाड़ में किसका? सिसोदिया। ब्रैकेट में लिखो, राठौड़ और सिसोदिया संघ का निर्माण करके राठौड़ और सिसोदिया संघ का ये संघ बनाकर मुगलों से संघर्ष किया। इससे मुगलों से संघर्ष किया। मुगल बोले तो औरंगजेब है ना। देखो विद्यार्थियों, औरंगजेब का एक बेटा था जिसका नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। और मुगलों में जो राजकुमार होता है उसको शहजादा कहते हैं। क्या बोलते हैं? शहजादा। तो इसने विद्यार्थियों अपनी कूटनीति से औरंगजेब का जो शहजादा था अकबर, उसको अपनी ओर मिला लिया था। लिखिएगा, दुर्गादास राठौड़ ने अपनी कूटनीति से औरंगजेब के
औरंगजेब के अ, पुत्र, ब्रैकेट में शहजादे, पुत्र को क्या बोलते हैं? शहजादा। शहजादे अकबर को अपनी ओर मिला लिया और औरंगजेब के विरुद्ध अकबर की सहायता की। देखो विद्यार्थियों, औरंगजेब का बेटा जिसका नाम क्या है? अकबर, शासक कौन बनना चाहता है? अकबर बनना चाहता है। कौन बनना चाहता है? अकबर बनना चाहता है। और इसको उकसाने का काम किसने कर दिया? वीर दुर्गादास राठौड़ ने कर दिया कि तू कोई बात नहीं, औरंगजेब से पंगा ले ले, हम तेरे साथ है। भाई आपके साथ मारवाड़ रियासत आपके साथ है, अजीत सिंह आपके साथ है, ये सिसोदिया जो रियासत है वो आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, और काफी लोग आपके साथ हो जाएंगे। आप किससे पंगा लो? औरंगजेब से। और बाद में ये पंगा भी ले लेता है इससे, है ना। लेकिन औरंगजेब बड़ा चतुर चालाक व्यक्ति, जो अपने भाइयों को नहीं बख्शा, अपने पिता को नहीं बख्शा, वो बेटे को थोड़ी बख्श देगा। और बेटे को कहाँ एक्सपीरियंस है, तो नादान बच्चा है अभी तक। तो हालांकि इसके बच्चे बच्चे सब हो गए, लेकिन फिर भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसको। लास्ट में जाकर औरंगजेब खुद कूटनीति चल देता है। और कूटनीति का परिचय देते हुए अकबर को एक मतलब ये जो मेवाड़ के और मारवाड़ के जो दुर्गादास राठौड़ है, अजीत सिंह है, ये सब जब युद्ध मैदान में आते हैं तो एक जाली पत्र भिजवा देता है उनके पास कि शाबाश मेरे बेटे, अ, आज तक मैं जो काम नहीं कर पाया वो काम आपने कर दिया, कि मेरे सारे जो दुश्मन है, यानी कि जो मेवाड़ वाला मेरा दुश्मन है, मारवाड़ वाला मेरे दुश्मन है, दोनों को एक साथ लेकर युद्ध मैदान में आ गया। तो फिर उनको शक हो जाता है, किसके ऊपर? अकबर के ऊपर शक हो जाता है, और वो इसका साथ नहीं देते। फिर इसके चाटे मार मोर के इसको भगा देता है औरंगजेब। लिखो क्या लिखा? औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी तथा शहजादा अकबर के पुत्र, ब्रैकेट में नाम लिख लेना, बुलंद अख्तर, बुलंद अख्तर तथा हैं तथा शहजादे अकबर के पुत्र, ब्रैकेट में बुलंद अख्तर तथा पुत्री सफियतुनिसा। सफियतुनिसा। तो सफियतुनिसा औरंगजेब की क्या लगेगी बताओ? पोती। समझ वही बोलते हो बहन जी। और ये क्या लगेगा? ये पोता लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? पौत्र लगेगा नहीं लगेगा? देखो विद्यार्थियों, बाद में एक समय ऐसा आता है कि वीर दुर्गादास राठौड़, ये है ना, मतलब ये जो शहजादा अकबर है फिर भाग जाता है ना युद्ध मैदान से, ये भी भाग जाता है। फिर उसके बाद में ये जो बुलंद अख्तर है और ये सफियतुन्निसा है, इनको वीर दुर्गादास राठौड़ के पास छोड़ के जाता है। और वीर दुर्गादास राठौड़ एक राजपूत व्यक्ति है, राठौड़ है, हिंदू है, और ये सब क्या है? मुसलमान है। लेकिन ये अभी छोटे हैं। इनकी जो भी शिक्षा या परवरिश का काम किया गया वो इस्लाम के अनुसार किया गया। जो मुसलमानों में जैसे शिक्षा देते हैं ना, वो जो रीति रिवाज होते हैं, जो व्यवस्था होती है, वो सारी व्यवस्था की थी बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा के लिए। किसने? वीर दुर्गादास राठौड़ ने। जब औरंगजेब से वापस दुर्गादास राठौड़ ने मिले आपस में, और वीर दुर्गादास राठौड़ से औरंगजेब ने इनको मांगा कि मेरे पोता पोती दे दो, मुझे क्या दे दो? पोता पोती दे दो। और पोता पोती जब दिए, और जब जैसे नमाज का समय हुआ और ये नमाज वगैरह पढ़ने लगे, तो बेटा बेटी तुमको नमाज पढ़ना किसने सिखाया? तो चाचा ने। कौन से चाचा ने? वीर दुर्गादास राठौड़ ने सिखाए। मतलब उसने कोई शिक्षक रखा था। फिर उससे खुश हो जाता है औरंगजेब लास्ट में जाकर। लिखिएगा क्या लिखा आपने? को इस्लाम के अनुसार उचित शिक्षा देकर, उचित शिक्षा देकर अपना मित्र धर्म निभाया और सही सुनू का परिचय दिया। सही सुनू विद्यार्थियों उस व्यक्ति को कहते हैं जो सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देता है, उसको क्या कहते हैं? सही सुनू व्यक्ति कहते हैं। एक दूसरे से कोई ईर्ष्या नहीं करते हैं।
सब तरक्की करो। देख लिया। बाद में जब अजीत सिंह शासक बन जाएंगे, और शासक बनने के बाद में अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ के बीच में क्या हो जाएगी, अनबन हो जाएगी, और ये अपने सह परिवार मारवाड़ को छोड़कर चले जाएंगे। ध्यान देखिएगा, नोट। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को मारवाड़ का, ब्रैकेट में जोधपुर का शासक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन बाद में अजीत सिंह, ये मारवाड़ का शासक है ना, बाद में अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ में अनबन हो जाती है। क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है। इसलिए इसलिए ये अपने सह परिवार, ये अपने सह परिवार कुटुंब के साथ, परिवार को क्या बोलते हैं, कुटुंब कहते हैं ना, सह परिवार जोधपुर छोड़ के चला जाता है। अरे परिवार के साथ चला जाता है, जोधपुर छोड़ के चला जाता है। कुटुंब का मतलब परिवार होता है। देख लिया। एक राजस्थान का इतिहास लिखा विद्यार्थी, एक व्यक्ति हुए हैं, हालांकि विदेशी इतिहासकार है। उनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है, टोड का नाम सुना ही होगा आपने। और आपको पता है, पहले अजमेर में एक टोडगढ़ का किला आता था, आता था ना टोडगढ़ का किला। अभी ब्यावर में आता, ध्यान रखना, जवाजा के आगे पड़ता है टाटगढ़। तो वो टाटगढ़ का नाम इस कर्नल जेम्स टोड के नाम पर ही पड़ा है, ध्यान रखना। तो कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा, जिन्हें घोड़े वाला बाबा उपनाम से भी जाना जाता है, इन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा है कि ये राठौड़ों के यूलिसेस थे। कौन थे, यूलिसेस। तो आपसे कई बार पूछा जाएगा, वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा, लिखो। कर्नल जेम्स टोड ने वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा, राठौड़ों का यूलिसेस कहा। बाद में विद्यार्थी क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और वहां पर ही इसकी छतरी बनी हुई है। लिखिएगा, वीर दुर्गादास की मृत्यु, मृत्यु लिख लो, वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु 22 नवंबर 1718 को हुई। कब हुई थी, 22 नवंबर 1718 को हुई। कहां पर हुई, क्षिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन, मध्य प्रदेश। अंतिम समय यहीं था ये, क्षिप्रा नदी के किनारे। क्योंकि उज्जैन कौन सी नदी किनारे बसा हुआ विद्यार्थियों, क्षिप्रा नदी किनारे, उज्जैन, एमपी। आपसे पूछा जाए इनका जन्म तो कहाँ हुआ है, जोधपुर में हुआ, ध्यान रखना, सालवा गांव में हुआ है। लेकिन मृत्यु कहाँ हुई है, एमपी में। जन्म हुआ राजस्थान में, मृत्यु हुई एमपी में, ध्यान रखना। और इनको क्यों जाना जाता है मुख्य रूप से, क्योंकि इन्होंने राठौड़ वंश का एक शासक था जिसका नाम अजीत सिंह है, जिसके शासक बनने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि औरंगजेब तो उसको बचपन में मार देता। अगर ये व्यक्ति नहीं होता, ये अपनी कूटनीतिक तरीके से उसकी रक्षा नहीं करता, तो औरंगजेब हो सकता उसको जब भी सल्टा देता। देख लिया विद्यार्थियों,
ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा। एक एक काम करें, आप इसकी छतरी भी लिख लो। छतरी कहाँ है इसकी? नोट, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी। मरने के बाद में जो उसका स्मारक होता है उस पर छतरी बनाते हैं ना। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? एमपी। कहाँ पर भाई? एमपी। अब प्रॉपर जगह पूछे तो क्षिप्रा नदी के किनारे, या फिर उज्जैन, या फिर एमपी, कोई सा भी आ सकता है, वो विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है भाई। अब देखो, आपको पता है 1678 में इसकी मृत्यु हो जाती है, जसवंत सिंह की। और जसवंत सिंह की मृत्यु होने के बाद में जो अगला शासक बनेगा वो कौन बनेगा? अजीत सिंह बनेगा, जसवंत सिंह का बेटा। लेकिन तुरंत नहीं बनाते उसको, बाद में बनाते हैं जब औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 में, उस समय। तो अब अगला शासक लेके आप, ये शासक नहीं था, ये तो वीर पुरुष था बीच में, तो उसके बारे में मैंने बीच में लिखा दिया आपको ना। हालांकि आपने एक टॉपिक का नाम सुना होगा, इतिहास में पढ़ाता हूं मैं ज्यादातर, प्रमुख व्यक्तित्व। टॉपिक का नाम क्या होता है? प्रमुख व्यक्तित्व, या प्रसिद्ध व्यक्ति, या प्रसिद्ध महिलाएं। जैसे आपने मीरा का नाम सुना होगा, गौरीबाई का नाम सुना होगा, अल्लाह जिलाबाई का नाम सुना होगा, ये प्रसिद्ध महिलाएं हैं। इसके अलावा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम सुना है आपने, वसुंधरा राजे का नाम सुना है, यशोदा देवी का नाम सुना है, कमला बेनीवाल का नाम सुना है आपने। तो ये प्रसिद्ध महिलाएं हुई हैं, जिनके बारे में कहीं न कहीं से या तो पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन बनता है, या हिस्ट्री से लेकर क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना? और वीर पुरुषों में तो बहुत सारे वीर पुरुष आते हैं, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकते हैं, या इतिहास के संबंधित कोई पुरुष हो सकता है। बहुत कुछ पढ़ना होता है। अपनी किताबों का एक फायदा यह है, बच्चे को ये पता लग जाता है कि इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है, सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है। वरना कई बार ऐसा होता है कि इतिहास में तो आपको 3 रियासत पढ़ा देना, तो भी आप सोचो सर ने क्या शानदार इतिहास पढ़ाया है, 3 रियासत में भी पूरा आपका कोर्स हो सकता है। लेकिन नहीं, बहुत सारे टॉपिक है, लगभग 30 के आसपास टॉपिक होते हैं। हाँ ठीक है, किसी एग्जाम में 5 टॉपिक देते हैं, किसी में 7 देते हैं, किसी में 10 देते हैं। लेकिन जो फाउंडेशन वाले जो बच्चे होते हैं उनको, मतलब वो जो चाहते हैं भाई हमारा किसी में भी सिलेक्शन हो जाए, उनको ये सारे टॉपिक पढ़ना चाहिए, उनसे उनका पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है। बाद में चर्चा करें। अगला शासक का नाम लिखे विद्यार्थियों आप, अजीत सिंह। क्या नाम है? अजीत सिंह। अजीत सिंह। विद्यार्थी, हिंदुस्तान का मुगल बादशाह औरंगजेब, उसकी मृत्यु कब होती है? 1707 में। तो इसका शासनकाल कब से स्टार्ट होगा? 1707 से लेकर 1724 तक। शासनकाल कब से कब तक है? 1707 से लेकर 1724 तक। एक नोट डालें आप, देखो। जब इनके पिता जब इनके पिता जोधपुर के शासक थे, कहाँ के थे वो? जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई। कब हुई थी मृत्यु? 28 नवंबर 1678 को मृत्यु हुई। ब्रेक में डेट डाल लेना, 28 नवंबर 1678 को। कहां पर हुई थी मृत्यु? कल पढ़ाया था ना, जमरूद। और जमरूद कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में रहते हैं। और उस समय आपको पता है कि औरंगजेब ने एक कथन भी कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, यानी कि आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया है। और ये बात कहते हुए औरंगजेब ने
मारवाड़ को यानी कि जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया, जो उसकी मृत्यु तक खालसा घोषित ही रहेगा। खालसा का मतलब जानते हो, सीधा सेंटर के अधीन आना। इसके पिता जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। खालसा घोषित कर दिया था। खालसा घोषित कर दिया था। देख लिया विद्यार्थियों, जो कि 1678 से, कई जगह 79 भी मिलता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, 1678 से औरंगजेब की मृत्यु तक रहा। 1678 से औरंगजेब की मृत्यु तक रहा विद्यार्थी। अब बताओ औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? ब्रैकेट में मृत्यु जहां हुई है वहां लिख लो 1707 है। किसकी? आगरा। लिखिएगा। अब इसके पिताजी का नाम तो लिखाने की आवश्यकता नहीं ना, आपको पता है। मैंने जब आपको जसवंत सिंह पढ़ाया था तो एक नोट डलवाया था कि उसकी दो रानियों के, ये दो दो रानियां गर्भावस्था में थी उस समय जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है। दो रानियां किस में थी? गर्भावस्था में थी। लिखिएगा, इसकी माता का नाम जादम। क्या नाम था? एक जादम था, एक का नाम नरुकी था ना। इसकी माता का नाम जादम था। क्या नाम था? जादम। कई बार कहते हैं जादम वही थी जसवंत देई। जादम ब्रैकेट में जसवंत, माता का नाम क्या था? जादम, ब्रैकेट में जसवंत दे। लिख लिया। देखो, औरंगजेब ने, पिता की तो मृत्यु होगी ना इसकी, औरंगजेब ने इसकी माता, औरंगजेब ने इसकी माता नाम क्या है? जादम या जसवंत दे, तथा इसे दोनों को ही नूरगढ़ के किले में, कहां पर? नूरगढ़ के किले में नजरबंद करवा दिया, एक प्रकार से जेल में डाल दिया। नजरबंद और जेल में थोड़ा अंतर होता है। नजरबंद में होता है जैसे आप किसी घर में रह रहे हो तो उसी घर में रहो वैसा आप, कभी इधर उधर जाओगे तो पूरी निगरानी रहती, बाहर नहीं जाने दिया जाता आपको। और जेल एक अलग मैटर होता है। नूरगढ़ किले में क्या लिखा है? नजरबंद करवा दिया। कहां पर करवाया था नजरबंद? नूरगढ़ के किले में करवाया था। अब कई बार एक और सवाल बन जाता है कि नूरगढ़ का किला है कहां पर? दिल्ली में। कहां है नूरगढ़ का किला? अब कई बार पूछा जाता है, जब जसवंत सिंह की मृत्यु होगी उसके पुत्र हो गया बाद में अजीत सिंह, औरंगजेब को जैसे पता लगा तो उसने इस रानी को, जो जादम दे थी या फिर जादम या फिर जसवंत दे, इसको और इसका बेटा जो अजीत सिंह है, इन दोनों को कहां पर नजरबंद करवा दिया? नूरगढ़ के किले में नजरबंद करवा दिया। और नूरगढ़ का जब कोई आपने देखा होगा किला, तो किले के अंदर बहुत सारे महल होते हैं, ऐसे थोड़ी एक ही महल थोड़ी होता है किले में। तो एक हवेली थी विद्यार्थियों, रूप सिंह राठौड़ की हवेली, उसमें रखा गया था इनको। लिखो, इन्हें रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रखा गया था। नूरगढ़ के किले की कौन सी हवेली में रखा गया था? रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रखा गया था। नजरबंद कहाँ रखा है इनको? अब देखो विद्यार्थियों,
आपको पता है एक सच्चा सेवक है जिसका नाम क्या है? दुर्गादास राठौड़। और दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम क्या था? आस्करण, जो जसवंत सिंह का मंत्री था। क्या था? जसवंत सिंह का मंत्री था, यानी कि अजीत सिंह के पिता का। और जसवंत सिंह के दरबार में ही ये भी नौकरी करता था। कौन? दुर्गादास राठौड़ भी करता था। लेकिन काफी स्वाभिमानी जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे भी करके अपने शासक या जो उत्तराधिकारी जो भी राजकुमार है उसकी रक्षा करने, अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए उनकी रक्षा करते हैं वो। तो इसी प्रकार विद्यार्थियों, इसको पता लग गया था दुर्गादास राठौड़ को कि जब जसवंत सिंह मारा गया है और इसने कहा उसकी मृत्यु के ऊपर कि आज मेरा जो धर्म विरोधी व्यक्ति है वो मारा जा चुका है, साथ ही में जोधपुर के साथ सही नहीं किया, उसने उसको खालसा भी घोषित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब की नीयत सही नहीं है, वो कैसे भी करके जोधपुर को हड़पना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई उत्तराधिकारी आए इसका, क्योंकि दोनों पुत्रों को मार देगा तो कोई टेंशन ही नहीं, कौन उत्तराधिकारी होगा फिर? दूसरे तो नाटक कर ही नहीं सकते। ज्यादा ज्यादा उत्तराधिकारी को लेकर ही तो जनता आक्रोशित होती है कि भाई हमारा राजा है, राजा का बेटा राजा बनता है, अब उसका जो बेटा है उसको कैसे भी करके आप शासक बनाओ। ठीक है, अभी अल्पवयस्क है तो किसी को संरक्षक बना दो उसका, लेकिन राजा तो वही रहेगा। और फिर जैसे ही वो वयस्क हो जाएगा उसके बाद में स्वतंत्र रूप से शासन करने लग जाएगा। तो इसी प्रकार वीर दुर्गादास राठौड़ ने कोशिश की कि कैसे भी करके ये जो इसकी माता, ये जो क्या नाम है इसका, अजीत सिंह है, इसको यहाँ से निकालो। कहाँ से? दिल्ली से निकालो, राजपूताने की तरफ लेके जाओ या मारवाड़ की तरफ लेके जाओ, तो वहां तो क्या अपने लोग हैं, तो कैसे भी करके इसकी रक्षा कर लेंगे। लेकिन दिल्ली में रक्षा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि थोड़े बहुत ही तो वहां पे राठौड़ सरदार थे दिल्ली में। ज्यादा ज्यादा क्या होंगे, 100 200 500 होंगे खींच के, उनको मुगल सेना 2 मिनट में सल्टा देगी। लेकिन यहाँ तो छिपाव हासिल ले सकते हैं, कभी सिवाना दुर्ग में चल जाएंगे, कभी दूसरी रियासतों के पास जा सकते हैं, मेवाड़ रियासत के पास जा सकते हैं, अन्य कोई छोटी मोटी रियासत है वहां जा सकते हैं। कैसे भी करके ठीक, हम राजा नहीं बन रहे, लेकिन हमारा जो रियासत है उसका उत्तराधिकारी तो जीवित रहेगा। हो सकता है आने वाले समय में समय कैसा परिवर्तित हो, वो आके शासक बन जाए। और आपको पता है काफी वर्षों तक भटकने के बाद में, लगभग 30 साल भटकने के बाद में शासक बने विद्यार्थी। और पूरा योगदान रहेगा वीर दुर्गादास राठौड़ का अजीत सिंह को बनाने में। लेकिन लास्ट में जब ये शासक बन जाएगा, जब इसके पास सत्ता आ जाएगी, तो सबसे पहले लात किसके मारेगा? वीर दुर्गादास राठौड़ के मारेगा। कितना दुख हुआ होगा इस व्यक्ति कि जिस व्यक्ति के लिए मैंने इतना संघर्ष किया उसको शासक बनाने के लिए, और आज उसने कहा दुर्गादास जी आप यहाँ से जा सकते, आपकी कोई जरूरत नहीं है। कितना हर्ट हुआ होगा उसको, इतना हर्ट हुआ कि कुछ समय बाद में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और वो पूरा मारवाड़ छोड़ के चला गया कि यहाँ रहूंगा तो मेरी यादें छुपी हुई है, वो चला गया यहाँ से। कितना स्वाभिमानी व्यक्ति था। अगर उसके दिल और दिमाग में अगर थोड़ा सा भी लोभ लालच होता, तो वो उसने जब शासक बनाया तो वो तो किसी को भी शासक बना सकता था, और खुद भी तो शासक बन सकता था। कोई जरूरी थोड़ी राजा के बेटे के राजा का बेटे कोई राजा बनाया जाए। कई बार इतिहास में देखा है, दूसरे कई सेना नायक, चाहे उनका राजवंश से संबंधित रहे या नहीं रहे, राजकुल से कोई मतलब नहीं है, वो भी आके नापित नाई जैसे शासक बने। आपने देखा होगा, मौर्य वंश पढ़ा होगा आपने। मौर्य वंश में एक व्यक्ति हुआ नापित था, वो नाई था, जो कि राजा की सेविंग बनाने यार काट दिया गला, और वो शासक बन गया। लो, राजा को मार दिया, और थोड़ा पावरफुल था, मतलब थोड़ी पकड़ थी उसकी दरबार में, तो बन गया वो। हालांकि जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया, वो बात एक अलग है, लेकिन दादागिरी से तो बन ही गया ना एक बार तो। और जनता उस समय ज्यादा थोड़ी चलती थी, जनता का शासन थोड़ी था उस समय। भाई गणतंत्र शासन व्यवस्था थोड़ी थी उस समय, तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी ना रियासत काल में। तो राजा जो करता था वही होता था। चलो, क्या लिखा आपने? लिखो। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपने साथियों वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपने साथियों के सहयोग से साथियों के सहयोग से वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपने साथियों के सहयोग से अजीत सिंह को नूरगढ़ के किले से नूरगढ़ के किले से बाहर निकाल लिया।
बाहर निकाल लिया। लिख लिया। इसके जो साथी थे ना विद्यार्थियों, उन साथियों का नाम लिख लो आप। साथी को रेखांकित करके लिख लो कौन कौन इसके साथी थे। रघुनाथ, भाटी। दूसरा लिखो रणछोड़, रणछोड़ राठौड़, रणछोड़ राठौड़। और लिखो रूप सिंह राठौड़। हालांकि और भी हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य थे। ये इसके सहयोगी थे उस समय। कोई रस्सी खींच रहा था, कोई क्या खींच रहा था, वो बड़े। तो वीर किसके सहयोग से इसने बाहर निकाला था इनको? रघुनाथ भाटी, रणछोड़ राठौड़ और रूप सिंह राठौड़। कोई नहीं पूछते इनके नाम, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए थोड़ा सा। देखो, इस किले से बाहर निकालने के बाद, इस किले से बाहर निकालने के बाद अजीत सिंह को मुकुंद दास, मुकुंद दास खींची के पास छिपा कर रखा। किसके पास छिपा कर रखा था? मुकुंद दास खींची के पास छुपा कर रखा, जिसने बाद में अजीत सिंह को जयदेव ब्राह्मण के यहाँ छोड़ दिया। कहां पर? जयदेव ब्राह्मण। ऐसे सीधे के सीधे दिखाएंगे, हाँ भाई हमारा उत्तराधिकारी आ गया, तो मार नहीं देगा कि औरंगजेब इसका पीछा करके? हालांकि कोशिश तो की थी उसने पीछा करने की। जयदेव ब्राह्मण के पास रखा। देखो, सबसे पहले कहाँ मतलब इसका जन्म होने के बाद में कहाँ रह रहा था ये? नूरगढ़ के किले दिल्ली में रह रहा था, जहां पर औरंगजेब कभी भी मरवा सकता था इनको। फिर वहां से दुर्गादास राठौड़ कैसे भी करके चालाकी करके वहां से निकाल लेता है, दुर्ग से। उसके सहयोगी रघुनाथ भाटी, रणछोड़ राठौड़, रूप सिंह राठौड़, ये राठौड़ सरदार सब इनके सहयोग से मुकुंदास खींची के पास लेके जाते हैं। किसके पास लेके जाते हैं? मुकुंदास खींची अपने पास रखता कुछ समय तक। फिर उसके बाद में जयदेव ब्राह्मण के पास लेके जाते हैं। और जयदेव ब्राह्मण है विद्यार्थियों, कालिंद्री का रहने वाला है। ये कहाँ का रहने वाला है? कालिंद्री। कालिंद्री का जयदेव ब्राह्मण है। और कालिंद्री पड़ता है सिरोही में। कहाँ पड़ता है? आप जयदेव ब्राह्मण को रेखांकित करके लिख लेना, ये कालिंद्री सिरोही का है। कहाँ का ब्राह्मण है ये? तथा विद्यार्थियों, एक लेडी थी जिसका नाम था गोरादाई। क्या नाम था? गोरादाई। गोरादाई ने इसका लालन पालन किया। किसका? अजीत सिंह का। नोट। तथा गोरादाई ने एक पन्नादाई हुई है, वो मेवाड़ में हुई है। और गोरादाई किस में है? मारवाड़ यानी जोधपुर। गोरादाई पन्नादाई ने किसकी रक्षा की थी? उदय सिंह के। अपने बेटे चंदन को हवाला कर दिया था विद्यार्थियों, बनवीर के हवाले कर दिया था। चंदन था, अपने पुत्र का बलिदान देकर भी अपने जो रियासत है, अपना जो राज्य था, उसका उत्तराधिकारी की उन्होंने रक्षा की। देख लो, कोई माँ अपने बेटे का बलिदान कैसे दे सकती? आप जैसे किसी के बेटे हैं, आपकी माँ के सामने कोई चाटा मार दे आपके, आ जाए उसको। भूखी शेरनी होती है वो माँ, एक प्रकार से ऐसी होती है, ध्यान रखना। खुद मार लेगी चाटे, वो बात एक अलग है। और मार मुर के थोड़ी देर बाद में रो भी लेगी खुद ही। ऐसा होता है कई माँ के साथ। जैसे बेटा होता है बड़ा शरारती होता है, शरारती होते जब तो उसके चाटे चाटे पड़ते हैं। चाटे पड़ने के बाद में फिर उसको दुख होता है, मैंने इसको गलत मारा है, बच्चा है क्या समझता है। फिर वो बेटी बेटी कोने में रोती रहती है। एक दिन हमारे मैडम भी रो रही है इससे। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा हुआ क्या भाई, बताओ, कोई टेंशन होगी, क्या दिक्कत होगी बताओ। कि मैंने वेदांत को पीटा। अरे मैंने क्यों पीट दिया, क्या दिक्कत है तो? नहीं, उसकी वो बदमाशी करता रहता है हालांकि, लेकिन क्या करे, चलता रहता है ऐसा। सभी माओ के साथ ऐसा होता है। आपने देखो कई बार, मतलब एक जनरल नॉलेज या फिर साइकोलॉजी टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, हिंदी में भी कई बार पूछा जाता है। जैसे एक माँ है, किसी बस में सफर कर रही है, उसका बच्चा घर पर है। एक माँ है,
उसका बच्चा घर पे छोड़ के वो बस में सफर कर रही है, ट्रेन में सफर कर रही है, जिसमें भी सफर कर रही है, और उसके पास में ही एक छोटा सा बच्चा और है, और उस बच्चे के साथ उसकी माँ है, और वो बच्चा रो रहा है। तो वो जिसका बच्चा घर पे छूटा हुआ है, वो माँ भी साथ में सफर कर रही है उसके, उसकी इच्छा है कि इस बच्चे को क्या करूं, खिलाऊं, बच्चे को क्या कराऊं, चुप कराऊं। तो उस अननोन बच्चे के प्रति उस माँ का जो प्रेम जगा है, वो कौन सा प्रेम है? वात्सल्य प्रेम। क्या है? वात्सल्य प्रेम होता है। या फिर सामान्यतः हम देखें, माँ का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वो कैसा होता है? वात्सल्य प्रेम कहते हैं उसको। प्रेम भी कई प्रकार का होता है। चलो क्या लिखा है? देखो विद्यार्थियों, औरंगजेब इस्लाम धर्म से संबंधित है। किससे है? और आपको पता है ये औरंगजेब कट्टर इस्लामिक था। कैसा क्या था ये? कट्टर इस्लामिक था। इसने काफी हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था। तो ये क्या करना चाहता था? इस अजीत सिंह का धर्म परिवर्तित करना चाहता था। कुछ इतिहासकार कहते हैं, कुछ स्रोत हमें जानकारी देते हैं। क्या करना चाहता था? धर्म परिवर्तित करना चाहता था। धर्म परिवर्तित करना चाहता था। इस बात की पहले खबर लगी थी किसको? दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ ने अपने सहयोगियों के सहयोग से इस किले से इसको बाहर निकाल लिया, और उसकी जगह पर कोई नकली बालक, नकली बालक से मतलब कोई दूसरा बालक रख दिया। क्या रख दिया? दूसरा बालक रख दिया। औरंगजेब को लगा ये नकली बालक की कौन है? अजीत सिंह है, और उसका उसने धर्म परिवर्तित करवा दिया। जो भी इस्लाम धर्म के अनुसार धर्म परिवर्तन के जो रीति रिवाज होते हैं, उनके तरीके होते हैं, रखवा दिया। और इस नकली बालक का नाम रख दिया विद्यार्थियों, मोहम्मदी राज। क्या रख दिया? मोहम्मदी, अरे मोहम्मदी राज। तो मोहम्मदी राज औरंगजेब ने गलत फहमी का शिकार होकर किसका नाम रखा था? अजीत सिंह का नाम ही क्या रखा उसने? मोहम्मदी राज रखा। लेकिन वास्तव में बाद में पता लगेगा कि नहीं, वो अजीत सिंह को तो ले गए पहले निकाल के, हमने तो कोई दूसरे बालक का नाम ही क्या रख दिया, उसका ही धर्म चेंज कर दिया हमने तो पूरा। लिखिएगा। तथा दिल्ली में, दिल्ली का नूरगढ़ का किला ना, रूप सिंह की हवेली, तथा दिल्ली में एक बालक को, नकली बालक नहीं, एक बालक को नकली अजीत सिंह, एक बालक को नकली अजीत सिंह के रूप में रख दिया गया, रख दिया गया, जिसे असली अजीत सिंह समझकर असली अजीत सिंह समझकर उसका नाम मोहम्मदी राज रखा गया। अब देखो विद्यार्थियों, जैसे जसवंत सिंह की मृत्यु होती है जमरूद में, तो वहां पर इसकी साथ रानियां भी रहती है। जसवंत सिंह के साथ कौन रहती? रानियां वगैरह रहती है, कुछ राठौड़ी सरदार भी रहते हैं। तो भाई अब जसवंत सिंह की तो क्या हो गया, निधन हो गया। अब सारे अपनी कहाँ चलो, रियासत में जाओ। तो इस बात को लेकर कोई तो कहता है कि भाई इनमें से राज ये रानियां और इनके पुत्र वगैरह को इनको कहाँ बुला लिया था? दिल्ली बुला लिया था। कुछ कहते हैं डायरेक्ट मारवाड़ जा रहे थे, बीच में उनको मतलब गिरफ्तार करके दिल्ली में रख दिया गया था। अलग अलग स्रोत अलग अलग जानकारी देते। इतिहास में कितने सारे स्रोत है विद्यार्थियों, इतने सारे ऐतिहासिक स्रोत है कि अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग पुस्तकें लिख दी उनका रेफरेंस देते हुए। आपने देखा होगा ना, कई बार मैं आपको कोई डेट लिखाता हूँ, कई बार तो लिखा देता हूँ 1678, कई जगह 1679 79 लिखाता हूँ ना। फिर एक किताब में तो क्या लिखी हुई है 1678, एक में क्या लिखी है 1679 लिखी हुई है विद्यार्थियों। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग लिखी है। मैं भी जब शुरुआत में इतिहास पढ़ता था, मेरा माथा खराब होता था भयंकर। मैं कि भाई चाहते क्या, एक बता दे भाई,
हम एक याद करें कि अलग अलग याद करें? फिर आप तो कह रहे हो कि गोपीनाथ शर्मा ने ये कहा है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने ये डेट बताई है, इसने ये कहा। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, ये तो बताओ। भाई बता रहा हूं, मेरी 2-4 साल हालत बहुत ज्यादा खराब रही, फिर बाद में अपने आप को समझाया भाई इतिहास में ऐसा होता है। जब मैंने ठोकर खा रखी तो आप लोगों से पहले कह देता हूं मैं, आप टेंशन मत आना। कई बच्चे कहेंगे सर इतिहास तो समझ में ही नहीं आती। साइंस वाले बच्चे ने वो इतिहास को भयंकर होते हैं, इतिहास पोर्शन को ज्यादातर छोड़ने की कोशिश करते हैं वो। और इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप अपने इतिहास के बारे में जानते हो, कितना अच्छा विषय है। तो हमारा इतिहास क्या रहा है? मैंने विद्यार्थियों इतिहास विषय चलो मजबूरी बस लिया था मैंने तो, हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन मजबूरी बस बढ़ता ही रहा इतिहास में। देखो ग्रेजुएशन मेरे पास इतिहास रही, 12th तक क्या रहा, साइंस बायो का स्टूडेंट रहा। ग्रेजुएशन में आगे इतिहास एक विषय लेना ही पड़ा इतिहास, क्योंकि वो सब्जेक्टों का वो होता है ना, एक पूरा ग्रुप होता है, उसमें इतिहास आ गया। फिर उसके बाद में एमए किया तो उसमें इतिहास से कर लिया, क्योंकि जो मैंने सोचा जो ग्रेजुएशन पहले सब्जेक्ट है ना उससे करो, और उनमें सरल कौन सा लगा, इतिहास लगा। आगे स्कोप भी किसमें दिखे, इतिहास में, तो उससे एमए कर लिया। फिर उसके बाद में नेट क्लियर किया तो किससे किया, इतिहास से क्लियर किया, क्योंकि अपनी एमए सबसे पहले किससे हो रखी है, इतिहास से हो रखी है, तो नेट क्लियर सबसे पहले उससे करेंगे। फिर उसके बाद में बीएड की, तो बीएड जैसे की तो बीएड में भाई वो सब्जेक्ट बनेगा जो आपके पास ग्रेजुएशन में रहा हो और फर्स्ट ग्रेड में भी रहा हो, मतलब एमए में भी रहा हो। तो एमए और बीएड में मेरे पास हिस्ट्री थी, तो एक सब्जेक्ट तो फर्स्ट ग्रेड के अनुसार तो हिस्ट्री बनेगा ना, तो वो फर्स्ट ग्रेड के अनुसार वो बनता है, और सेकंड ग्रेड के अनुसार एसएस बनता है। हिंदी मेरे पास नहीं रहा, नहीं तो मेरे तो हिंदी बनता, सेकंड ग्रेड में तो हिंदी से देता बढ़िया आराम से, और सेकंड ग्रेड में क्यों, मैं फर्स्ट ग्रेड में भी देता बढ़िया हिंदी से, पढ़ाता ज्यादातर हिंदी हूँ। और सब्जेक्ट क्या बनते हैं आगे नौकरी लगने के लिए, हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आता जोर, जोर से तात्पर्य मतलब लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी। चलो कोई नहीं, मैं भुगतभोगी इंसान हूँ। आप देख लेना कभी कुछ सब्जेक्ट चेंज करना हो, लेना हो तो पूछ लेना, एक बार डिस्कस कर लेना। बाकी हिस्ट्री का जो कंटेंट है बहुत शानदार है अपने पास। क्या लिखा है, एक विद्यार्थी एक किताब है जिसका नाम है मुंतखब उल लुबाब, मुंतखब उल लुबाब, पुस्तक का नाम क्या है, मुंतखब उल लुबाब। ये क्या कहती है, इसके अनुसार लिखो। के अनुसार देखो, इसका लेखक, इस किताब का लेखक कौन है, हफी, हाँ हफी खां। मुंतखब उल लुबाब, ब्रैकेट में पुस्तक लेखक का नाम लिख लें आप, लेखक खफी खां के अनुसार। लिखो, जब दिल्ली में राठौड़ों को जब दिल्ली में, क्योंकि मारवाड़ को तो खालसा घोषित कर दिया उन्होंने, क्या मतलब दिल्ली में रखने से उनको, जब दिल्ली में राठौड़ों को स्वदेश, स्वदेश क्या है राठौड़ों का बोलो, जोधपुर। स्वदेश, स्वदेश ब्रैकेट में जोधपुर लौटने का आदेश मिला, लौटने का आदेश मिला, तो इन राठौड़ों ने एक बालक और 2 दासियों को, अब देखो विद्यार्थियों दासियां भी बलिदान के लिए होती थी उस समय, एक बालक और 2 दासियों को राजकुमार अजीत सिंह तथा रानियों की, भाई दासियों को किसकी पोशाक पहनाएंगे, तथा रानियों की पोशाक
पहनाकर वहीं छोड़ दिया। कहां पर? दिल्ली में ही छोड़ दिया ना, वहीं छोड़ दिया। अब देखो, असली राजकुमार कौन है? अजीत सिंह। और दो रानियां ही है उसकी, एक तो एक का नाम तो जादम है और एक का नाम नरुकी है। तो जादम और नरुकी को दासियों के भेष में, किसके भेष में? दासियों के भेष में, क्योंकि जो रानी थी वास्तविक रानी की जगह तो दासी बन गई, दासी की जगह पर रानी बन गई, ध्यान रखना। तो मतलब उन्होंने भेष चेंज कर लिया और वो दासियों के साथ दिल्ली से निकल गई। और निकालने में मुख्य रूप से योगदान किसका था? वीर दुर्गादास राठौड़ का था। ये कौन कहता है? ये मुंतखब उल लुबाब नामक जो पुस्तक है इसमें लिखा हुआ है ये बात। राजकुमार की पोशाक पहनाकर वहां छोड़ दिया और असली रानियों को दुर्गादास राठौड़ रात्रि के समय अंधेरे का फायदा उठाकर ले गया। लिख लिया विद्यार्थियों? आगे बात यहां तक समझ में? पूरी स्टोरी हो रही है ना, क्रिएट माइंड में सब होता है, धीरे धीरे लिखते भी रहो और क्रिएटिव होती रहेगी स्टोरी भी, और फैक्ट भी अपना पा रहे हैं। ठीक है, ये बात कौन कहता है? मुंतखब उल्लुआ। तो सर आपने तो अभी तो अलग ही स्टोरी सुनाई थी हमें कि दुर्गादास राठौड़ ने उसके सहयोगियों के सहायता से कैसे भी करके, लेकिन लिंक तो इससे भी हो रही हो, कैसे भी करके निकाली तो है ना, दुर्गादास राठौड़ का रोल तो है ना उसमें। अब ठीक है, उनकी पोशाक चेंज कराई नहीं कराई वो मैटर एक अलग है, और कौन देख रहा था विद्यार्थी है? ये ठीक है, इतिहासकारों ने लिख दी सारी बातें इसलिए हमें पढ़नी पड़ती है, वो बात एक अलग है। ऐसे पूछा जाता है, अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? इतना सरल, एक ही लाइन पूछी जाएगी बस। सर इतना क्यों लिखा रहे हो? क्यों कई बार घुमा के पूछ लेता है, इसलिए लिखना पड़ता है। अब देखो विद्यार्थियों, अगर हम बात करें दुर्गादास राठौड़ की, तो दुर्गादास राठौड़ ने, आपको पता है, इसको शासक बनाएगा जब तक अपना अहम रोल निभाएगा, ठीक है ना। अब ये जाता है विद्यार्थियों इधर तो पड़ती है मारवाड़ रियासत या जोधपुर रियासत, कौन सी? जोधपुर रियासत, या फिर मैप में दिखा देता हूं आपको। ये जोधपुर रियासत कौन सी है? ये मारवाड़ रियासत यानी कि जोधपुर रियासत है, और इधर कौन सी है? मेवाड़ रियासत है। मारवाड़ रियासत को या जोधपुर को तो इन्होंने खालसा घोषित कर दिया, खालसा घोषित कर दिया, लेकिन इसका उत्तराधिकारी है कौन? अजीत सिंह है। और अजीत सिंह अभी तक शासक नहीं बने, भटक रहे हैं वैसे, ठीक है। इसके बाद में इसके साथ एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? दुर्गादास राठौड़, वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़। और मेवाड़ का उस समय शासक होता है विद्यार्थियों राज सिंह। कौन होता है? राज सिंह। तो ये गया विद्यार्थियों दुर्गादास राठौड़ किसके पास? राज सिंह। तो महाराज आप हमारी क्या करो, मदद करो। और ये राज सिंह की जैसे दिल्ली में बैठा विद्यार्थियों औरंगजेब, कौन बैठा है? औरंगजेब बैठा है। तो इन दोनों की वैसे नहीं बनती है, किसकी? राज सिंह और औरंगजेब की नहीं बनती है। तो ये जब अजीत सिंह या फिर दुर्गादास राठौड़, कुछ भी कह सकते हैं हम, जब इसके पास मदद लेने के लिए आएंगे तो ये मदद कर देगा इनकी। मदद कर इसने इनकी मदद करने का मतलब सीधा पंगा किससे ले लिया? औरंगजेब से पंगा ले लिया, हिंदुस्तान का बादशाह, ये केवल मेवाड़ का शासक है। देखिएगा, दुर्गादास राठौड़ ने दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए, अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए, अभी अजीत सिंह महाराजा नहीं बने, ध्यान रखना, अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए मेवाड़ के महाराज, मेवाड़ के महाराणा होते हैं वहां पे, है ना, मेवाड़ के महाराणा मेवाड़ के जितने भी शासक है वो या तो राणा लगाएंगे या फिर महाराणा लगाएंगे। और उससे पहले रावल लगाते थे, अपने नाम क्या क्या लगाते थे? रावल रतन सिंह का नाम सुना होगा ना अपने, पद्मिनी का जो राजा था वो। और उससे पहले गुहिल लगाते थे, क्या लगाते थे? मेवाड़ में
जिस वंश ने शासन किया उसका नाम है गुहिल वंश। क्या नाम है? गुहिल वंश। और गुहिल वंश का जो वास्तविक शासक है उसको बप्पा रावल को माना जाता है। किसको माना जाता है? बप्पा रावल को माना जाता है। कल परसों एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया ये सवाल। ठीक है। अब गुहिल वंश आगे जाके दो शाखाओं में बटेगा विद्यार्थियों। नहीं, गुहिल वंश ही आगे जाके रावल शाखा, किसमें? रावल शाखा। एक तो रावल शाखा में और एक सिसोदिया शाखा में, दो शाखा में बटेगा ये। और सिसोदिया शाखा वाला को हम कहते हैं राणा। क्या क्या बोलते हैं? और अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? राणा या महाराणा लगाते हैं। तो रावल बोलो चाहे सिसोदिया बोलो चाहे गुहिल बोलो, इन सब वंश का संबंध किससे है? और आपको पता है 7वीं शताब्दी के आसपास चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो किसने बनाया था? मान मौर्य ने बनाया था। किसने बनाया था? मान मौर्य ने बनाया था, जो कि संबंधित है मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश संबंधित है। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ का किला ना, ये भी क्वेश्चन बनाया कल परसों के एग्जाम में। चलो, क्या लिखा आपने? महाराणा राज सिंह से संधि की। किससे संधि की विद्यार्थी? इसने महाराणा राज सिंह से संधि की। और महाराणा राज सिंह ने महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को शरण दी। अब अजीत सिंह को शरण दो चाहे दुर्गादास को शरण दो, बात एक ही है ना। अजीत सिंह को शरण दी और केलवा की जागीर भी प्रदान की। तो जब ये गए विद्यार्थी, क्योंकि इनके पास कोई रियासत नहीं है, इनके पास दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह, या मारवाड़ का जो उत्तराधिकारी अजीत सिंह, इसके पास कोई रियासत नहीं है। पूरे जोधपुर को तो उसने खालसा घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये किसके पास जाते हैं? मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह के पास जाते हैं और महाराणा राज सिंह से ये संधि करते हैं। संधि करने के अनुसार ये अजीत सिंह को शरण भी देता है, इसकी सहायता भी करता है और एक जागीर दे देता है। उस जागीर का नाम क्या है? केलवा की जागीर। कौन सी जागीर प्रदान की? केलवा की जागीर प्रदान की। कई बार पूछा जाता है अजीत सिंह को मेवाड़ के जो शासक है महाराणा राज सिंह, उसने कौन सी जागीर प्रदान की थी? केलवा की जागीर प्रदान की। अब देखो विद्यार्थियों, एक व्यक्ति है जिस मतलब हिंदुस्तान का बादशाह, जिसका नाम क्या है? औरंगजेब। और औरंगजेब का एक शहजादा है जिसका नाम क्या, बोलो? अकबर। और इस अकबर के दो पुत्र, एक पुत्र एक पुत्री है, जिनका नाम क्या है? अभी लिखा है तारे, एक का नाम तो बुलंद अख्तर और एक का नाम है सफियतुन्निसा। सफियतुन्निसा, ध्यान रखना, ये उसकी बेटी का नाम है। तो अब औरंगजेब, देखो इन दोनों के बीच में एक प्रकार से समझौता हो गया। किसके? मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में हुआ कि नहीं हुआ समझौता? या फिर हम कह सकते हैं अजीत सिंह और महाराणा राज सिंह के बीच में समझौता हो गया। या फिर ये दोनों तो एक तरफ है, ये एक तरफ है, इनके बीच में समझौता हो गया। इस समझौते को तोड़ने हेतु किसको भेजेगा औरंगजेब? अकबर को भेजता है। किसको भेजता है? अकबर को भेजता है। अकबर को ये लोग क्या करते हैं? अपनी तरफ मिला लेते हैं। कौन? इनका दमन करने आया था लेकिन ये अपनी ओर ही मिला लेते हैं। और फिर ऐसे में विद्रोह कर देता है। कौन? अकबर। किसके विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। फिर औरंगजेब बड़ा चतुर चालाक व्यक्ति है और इनका जो संगठन बना, संगठन में कौन कौन? दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह और महाराणा राज सिंह, और एक उधर से कौन आ गया? अकबर आ गया। जाना, इन चारों का जो संगठन बना उसको तोड़ देगा कौन? औरंगजेब। केवल एक जाली पत्र भेजेगा उससे। लिखिएगा, औरंगजेब ने औरंगजेब ने इस मेवाड़ और जोधपुर के संघ को, दोनों का संघ बन गया ना, संघ को तोड़ने के लिए अपने पुत्र तोड़ने के लिए अपने पुत्र अकबर को भेजा था। अकबर को भेजा तो इन्होंने अकबर को अपनी ओर ही मिला लिया। अकबर को अपनी ओर ही मिला लिया। उल्टा हो गया मामला।
देख लिया। और विद्यार्थियों 1 जनवरी 1681 को, कब? 1 जनवरी 1681 को अकबर ने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। क्या कर दिया? हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। पिताजी जिंदे ही बैठे हैं अभी तक, लेकिन बेटे ने कहा हिंदुस्तान का बादशाह कौन है? मैं हूं। और कहां पर किया था इसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित? दिल्ली में रहता तो चाटे चाटे पड़ते, नाडोल में किया था। नाडोल पड़ता पाली में। लिखिएगा, इस शहजादे अकबर ने, इस शहजादे अकबर ने, किसका बेटा है? औरंगजेब। इस शहजादे अकबर ने 1 जनवरी 1681 को नाडोल में, नाडोल ब्रैकेट में लिखना पाली, नाडोल में स्वयं को भारत का या हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। देखो विद्यार्थियों, आपने मुगल वंश पढ़ाई है? कौन सा वंश? मुगल वंश पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो कम से कम इसके साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं, है ना। सबसे पहले मुगल वंश का संस्थापक भारत में कौन है? बाबर। बाबर के बाद में कौन बनता है? हुमायूं बनता है। बीच में कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी आ जाता है और वापस हुमायूं बन जाता है। हुमायूं तो ही है। फिर उसके बाद में अकबर बनता है। कौन बनता है? अकबर। फिर उसके बाद में जहांगीर हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। और जहांगीर का बचपन का नाम क्या होता है? सलीम होता है, ध्यान रखना। फिर बनता है शाहजहां। कौन बनता है? शाहजहां बनता है। और खुर्रम। फिर इसके बाद में शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। 4 पुत्रों का नाम? दारा सिको सबसे बड़ा, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब। फिर बनता कौन है? औरंगजेब शासक बनता है विद्यार्थी। और औरंगजेब का एक बेटा है। हालांकि औरंगजेब के बाद में जो शासक बनेगा ना, वो तो बहादुर शाह फर्स्ट बनेगा। बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह जफर तो अंतिम शासक होगा, ध्यान रखना। वो तो 1857 क्रांति के आसपास होगा। अभी तो क्या चल रहा है, ये 1707 में इसकी मृत्यु होगी विद्यार्थियों। तो 1707 में तो कौन बनेगा फिर? बहादुर शाह फर्स्ट बनेगा विद्यार्थियों। ठीक है। अब इस औरंगजेब का एक बेटा है जिसका नाम क्या है विद्यार्थियों? अकबर। क्या है? अकबर। ये शासक नहीं बना, लेकिन इसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? शासक घोषित कर दिया, अकबर द्वितीय के नाम से। अकबर द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है, नाम से अकबर द्वितीय। अकबर फर्स्ट तो ये है, ये अकबर फर्स्ट था, समझ गए। और जिसकी 1605 में मृत्यु हो जाती है और 1556 के आसपास शासक बनता है। कब बनता है? प्रॉपर डेट तो हम देखेंगे वहां पर। 1556 से लेकर 1605 तक शासक रहता है। और ये 1526 में स्थापना करता है इब्राहिम लोदी को हराकर। और 1530 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे, जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे ना, मुगल काल पढ़ेंगे, उसमें पूरा डिटेल्स पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले। समझ गए आप? तो अकबर द्वितीय ने अपने आप को क्या कर दिया? तो आप इस अकबर का मतलब ये अकबर मत समझ लेना, ये अकबर अलग है। और इस अकबर ने सबसे पहले राजपूतानों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे। और हरका बाई के साथ सबसे पहले विवाह किया था इसने। के साथ? हरका बाई। और हरका बाई का संबंध कौन सी रियासत से है? आमेर रियासत से है। और आमेर का एक शासक था भारमल, तो भारमल की पुत्री थी हरका बाई, इसके साथ वैवाहिक संबंध बनाया था। कई लोग जनवरी बताते हैं, कई लोग फरवरी बताते हैं। 6 फरवरी बताते हैं, कई लोग 6 जनवरी बताते हैं। 6 जनवरी 1562 को। कब हुआ था ये विवाह? 1562। अब ये डेट याद रखिए। चलो वो मैटर एक अलग है, हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ पहुंचा दिया तुमने। क्या लिखा था हमने? लास्ट पॉइंट बोलो आप तो। हमको हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। देखो, इसका दमन करने के लिए, इसका दमन करने के लिए अकबर द्वितीय का यह पूरा इनका संग हो गया एक प्रकार से। इनका दमन करने के लिए औरंगजेब ने एक कूटनीतिक चाल चली।
क्या चली? चाल चालें बड़ी खतरनाक होती है विद्यार्थियों। कूटनीतिक चाल चली। और उसने एक जाली पत्र, उसने एक जाली पत्र अपने पुत्र अकबर द्वितीय के नाम लिखा। किसके नाम लिखा? अकबर द्वितीय के नाम लिखा। अब देखो लेटर कौन लिख रहा है? औरंगजेब। किसको लिख रहा है? अकबर द्वितीय को। लेकिन अकबर द्वितीय के पास वो लेटर नहीं पहुंचाता। वो लेटर किसके पास पहुंचा देगा? वीर दुर्गादास राठौड़, राज सिंह, अजीत सिंह, इनके पास पहुंचा देगा। पहुंचा देगा तो फिर उनको शक हो जाएगा किसके ऊपर? अकबर द्वितीय के ऊपर, ध्यान रखना। और वो युद्ध मैदान में छोड़ के इसको चले जाएंगे। क्या लिखा है? पत्र लिखा है ना, जिसे वीर दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास, वीर दुर्गादास राठौड़, सेना का एक कैंप होता ना, खेमा। वीर दुर्गादास राठौड़ के खेमा। खेमा समझ में नहीं आया तो सैनिक टुकड़ी जहां पे उनकी ठहरी हुई थी वो कैंप। खेमा का मतलब क्या समझ ले आप? कैंप। खेमे के बाहर डलवा दिया। खेमे के बाहर डलवा दिया पत्र, डलवा दिया। लिख लिया? जिसमें लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि बेटा हो तो तेरा जैसा, या तेरे जैसा, बेटा हो तो तेरे जैसा, जो मेरे दोनों दुश्मनों को, जो मेरे दोनों दुश्मनों को एक साथ ही मैदान में ले आया, जो मेरे दोनों दुश्मनों को एक साथ ही मैदान में ले आया, ऐसा जाली पत्र लिखवाया। दोनों दुश्मन कौन? एक तो हो गया मारवाड़ और एक मेवाड़। मेवाड़ का कौन है? राज सिंह। और मारवाड़ का कौन है? वीर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह। वास्तविक उत्तराधिकारी तो अजीत सिंह ही है। तो लिख लेना ब्रैकेट में कौन, किसका क्या मतलब है। दोनों दुश्मन का मतलब क्या है यहाँ? लिख लिया? अब देखो ये जाली पत्र किसको मिलेगा? वीर दुर्गादास राठौड़ को पता लगेगा भाई, जो व्यक्ति अपने कैंप में सो रहा है, अंदर सोते ही बाहर पता लगेगा अरे ये क्या पड़ा है, उठा के देखेगा तो ये तो वो लेटर पड़ा है, जो एक लेटर इसके हाथ लग गया। बल्कि कूटनीति थी वो। लिखिएगा, जब दुर्गादास राठौड़ ने इस पत्र को पढ़ा तो वह युद्ध मैदान से पीछे हट गया, है ना। लिख लिया विद्यार्थियों? ठीक है, अगला फैक्ट लिखो। फिर औरंगजेब ने अकबर द्वितीय को भी माफ कर दिया।
अकबर द्वितीय को भी माफ कर दिया, डांट डुट के थोड़ा सा धमकी देके क्या कर दिया, उसको माफ कर दिया। अब विद्यार्थियों, अकबर द्वितीय को क्या कर दिया औरंगजेब ने, माफ कर दिया। फिर वापस औरंगजेब अकबर द्वितीय सोच रहा है यार हिंदुस्तान का बादशाह बनने में तो खुशी अलग होती है, क्यों ना मैं वापस कोशिश करता हूँ। तो फिर वापस जाता है किसके पास, दुर्गादास राठौड़ के पास जाता है। तो दुर्गादास राठौड़ से कहता है कि भाई आप मेरी मदद नहीं की, उसमें मदद नहीं की, आप भाग के आगे कि भाई हमें ऐसा ऐसा पत्र मिला। तो उसने कहा मेरा पत्र नहीं है, ये मेरे पिताजी की कूटनीति थी और आप इसको समझ नहीं पाए हो। फिर वीर दुर्गादास राठौड़ सोचता है कि चलो ठीक है, अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। देखो, अकबर द्वितीय पुनः दुर्गादास राठौड़ से मिलता है और सहायता मांगता है। सहायता मांगता है क्योंकि उसी समय, देखो अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो दिल्ली उत्तर में है और दक्षिण की तरफ जाते हैं तो महाराष्ट्र आता है। क्या आता है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के आसपास जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम मराठा। क्या नाम है, मराठा। और मराठों में आपने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा, संभाजी महाराज का नाम सुना होगा, सुना है ना इनका नाम। तो ऐसे काफी सारे प्रसिद्ध शासक हुए हैं, वो दक्षिण भारत में हम पढ़ेंगे। तो उस समय औरंगजेब मराठा अभियान में बिजी हो जाता है। किसमें हो जाता है, मराठा अभियान में बिजी हो जाता है। उसी दौरान अकबर द्वितीय चाहता है कि मैं क्या बन जाऊं, हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊं। फिर दुर्गादास राठौड़ कहता भाई मेरी तो बस की बात है नहीं तुझे हिंदुस्तान का बादशाह बनाने की। एक काम कर, तेरे को मैं एक व्यक्ति से मिलाता हूँ। व्यक्ति कौन है, मराठा है। इससे मिला देता हूँ, मराठों से मिला देता हूँ, क्योंकि तेरे पिताजी के दुश्मन कौन है अब, मराठे हैं। तो मराठों से मिला देता हूँ, अगर वो तेरी सहायता कर देते हैं तो तू हिंदुस्तान का बादशाह बन सकता है। लिखिएगा, पुनः मिला और सहायता मांगी। लिख लिया। उसी दौरान औरंगजेब ने मेवाड़ का अभियान भी कर दिया था, राज सिंह के विरुद्ध, है ना। मेवाड़ अभियान भी कर दिया था तथा दुर्गादास राठौड़ अकबर द्वितीय को अपने साथ लेकर, अकबर द्वितीय को अपने साथ लेकर छत्रपति शिवाजी, मराठा है ना, मराठा, छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी की शरण में ले गया। संभाजी की शरण में ले गया। लेकिन औरंगजेब लगातार अकबर द्वितीय का पीछा कर रहा था। किसका पीछा कर रहा था, अकबर द्वितीय का पीछा कर रहा था। और उसने मराठों के विरुद्ध भी अभियान शुरू कर दिया। अब देखो विद्यार्थियों, यह दिल्ली, यहाँ पे कौन बैठा है, औरंगजेब बैठा है। और ये यहाँ पर है मारवाड़ और यहाँ पर है मेवाड़। तो पहले इनका जो गठबंधन होता है उसको तोड़ देता है वो कैसे करके, और फिर ये अभियान कर देता है किसके खिलाफ, मेवाड़ के विरुद्ध कर देता है। इस समय आपको पता है दुर्गादास राठौड़ फिर बैठा है। तो दुर्गादास राठौड़ इसको लेके आ जाता है यहाँ से, कहाँ पर, महाराष्ट्र की तरफ लेके आ जाता है, मराठों के पास में लेके आ जाता है। और छत्रपति शिवाजी का बेटा होता है संभाजी महाराज, इसके पास, संभाजी महाराज के पास लेकर आ जाता है। लेकिन पीछे पीछे औरंगजेब भी आ जाता है और इन मराठों के ऊपर आक्रमण कर देता है। किसके ऊपर, मराठों के ऊपर आक्रमण कर देता है। अब इसके पास एक ही विकल्प है, या तो पिताजी के सामने सरेंडर कर दो। और पिताजी ने पिछली बार माफ किया था, दो चार चाटे मारे थे उस समय, कहा था कि अब मत करना ऐसा नाटक, दोबारा करा तो जान से मार दूंगा। तो अब इसको डर लग रहा था, किसको, अकबर द्वितीय को। तो अकबर द्वितीय विद्यार्थियों यहाँ तक तो पहुंच गया, और यहाँ तक पहुंचने के बाद में फिर भागेगा।
किधर, फारस की तरफ चला जाएगा। किधर चला जाएगा, फारस की तरफ चला जाएगा। अब उसी दौरान इसका एक पुत्र है और एक पुत्री है, उनको दुर्गादास राठौड़ को सौंप कर चल जाएगा। किसको, दुर्गादास राठौड़ को सौंप कर चल जाएगा। और दुर्गादास राठौड़ विद्यार्थियों, एक बाड़मेर का एक व्यक्ति होता है चंद्रमलोत, उसकी सहायता से इन पुत्र पुत्री की क्या क्या करवाता है, उनकी परवरिश करवाता है वो। देखिएगा, अकबर द्वितीय, मराठा भी उसकी सहायता नहीं कर पाएंगे ना। अकबर द्वितीय अपने पुत्र बुलंद अख्तर, क्या नाम पुत्र का, बुलंद अख्तर, और पुत्री सफियतुन्निसा। सफियतुन्निसा, 2-3 बार लिखा दिया मैंने इसका नाम आपको। सफियतुन, दोनों का नाम भी याद रखना, पुत्र और पुत्री का। औरंगजेब के पोता पोती सफियतुन्निसा को दुर्गादास राठौड़ को सौंप कर फारस की ओर भाग गया। फारस इराक ईरान के आसपास पड़ता है ना, फारस की ओर चला गया। देखो, दुर्गादास राठौड़ ने बाड़मेर के रामचंदोत रामचंदोत की सहायता से या रामचंदोत के संरक्षण में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार, रामचंदोत नाम है, अरे क्या लिख दिया, रामचंदोत के संरक्षण में मुस्लिम रीति रिवाज में इनकी परवरिश की। इनकी बुलंद अख्तर और रफियतु, रफियतु एक सुफियता, सफियतुन्निसा, क्या नाम है, सफियतुन्निसा। 2-4 बार पढ़ोगे तो नाम याद हो जाएगा। नाम इनके ऐसे ही होते हैं। आगे जब हम दिल्ली सल्तनत काल पढ़ेंगे ना, तो उसमें तो भाई ऐसे नाम आते हैं बड़े खतरनाक खतरनाक। अब देखो विद्यार्थियों, बाद में औरंगजेब ये वापिस चल जाता दिल्ली की तरफ। औरंगजेब को पता लगता है, किसको, औरंगजेब को पता लगता है कि बेटा तो भाग गया फारस की ओर, लेकिन मेरे पोता और पोती किसको सौंप के गया था, दुर्गादास राठौड़ को सौंप के गया था। और दुर्गादास राठौड़ के पास एक संदेश भेजता है, कौन, औरंगजेब, कि मेरे पोता पोती को लौटा दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। फिर दुर्गादास राठौड़ जाता है किसके पास, औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब दुर्गादास राठौड़ को नहीं मारना चाहता, औरंगजेब मारना चाहता है किसको, अजीत सिंह को मारना चाहता है। मुख्य रूप से दुश्मन वो है उसका, अजीत सिंह। लिखिएगा, 1698 ईस्वी में 1698 ईस्वी में दुर्गादास से औरंगजेब ने अपने पौत्र और पौत्री बताना नाम तो अब लिखने की जरूरत नहीं ना, पौत्र और पौत्री को मांगा, तो दुर्गादास राठौड़ उन्हें लेकर औरंगजेब के समक्ष गया, औरंगजेब के समक्ष गया। अब देखो विद्या, जैसे ही ये रात के समय तो पहुंचा था वहां पर औरंगजेब के पास, तो शाम को तो खाना खा खुआ के ये सो गए थे। दूसरे दिन जैसे सुबह उठे तो सारे मुस्लिम लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं विद्यार्थी। तो इसी प्रकार इसने, अख्तर ने, बुलंद अख्तर ने और इसने सफियतुन्निसा ने
इन्होंने भी क्या पढ़ी, नमाज पढ़ी फारसी भाषा में। भाई एक हिंदू व्यक्ति, अब मेरे जो पोता पोती है उनको शिक्षित करके लेकर आया किसमें, फारसी भाषा में। तो इस बात से औरंगजेब प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। किससे, वीर दुर्गादास राठौड़ से, और इसको कुछ क्षेत्र दे देता है। लिखो, प्रस्तुत हो गया ना, वो तो लिख लिया ना। देखो, जब दूसरे दिन औरंगजेब के पौत्र और पौत्री, पोता पोती है ना, पौत्र और पौत्री ने फारसी में नमाज पढ़ी। कौन सी भाषा में, फारसी में नमाज पढ़ी, तो औरंगजेब काफी प्रसन्न हुआ। काफी प्रसन्न हुआ और औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ को, दुर्गादास राठौड़ को पाटन, जैतारण, मेड़ता और सिवाना की जागीर प्रदान की, जागीर प्रदान की तथा राजकुमारी अजीत सिंह, तो तथा राजकुमार अजीत सिंह राठौड़ को जालोर और सांचौर प्रज्ञा प्रदान किए, जालोर और सांचौर प्रज्ञा प्रदान किए। तो विद्यार्थी देखो, जो मारवाड़ का सेवक है, जोधपुर का सेवक है, उसको तो क्या क्या दिया गया, पाटन, जैतारण, मेड़ता और सिवाना। और जो शासक बनने वाला उत्तराधिकारी, उसको केवल क्या दिया, जालोर दिया गया विद्यार्थियों, और सांचौर दिया गया। मतलब कम दिया ना इसको। खुश इससे नहीं था वो, खुश तो किससे हुआ था, इससे हुआ था। ठीक है, ये इसके साथ था तो उसको भी थोड़ा बहुत दे दिया, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि अब देखो लास्ट में जाकर, अगर इस अजीत सिंह को पाटन, जैतारण, मेड़ता, सिवाना सारा मिलेगा, तो किसकी वजह से मिला ये, दुर्गादास। क्योंकि इसने कहा मेरा जो मेरे पास है वो महाराज सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, उसने, औरंगजेब ने मेरे नाम से दे दिया, वो बात अलग है, लेकिन मुझे जो भी दिया वो सब आपका है। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था यहाँ से शुरू हो गई, ध्यान रखना, हो गई ना। क्योंकि जो राजा बनने वाला है उसको तो कम क्षेत्र दिया जा रहा है, और जो सेवक है उसको ज्यादा क्षेत्र दिया जा रहा है। लेकिन सेवक ये अलग टाइप का है, लोभ लालच वाला व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखना, सब कुछ राजा का ही है। लिखिएगा, लिखो, जब 1707 में, पता नहीं, जब 1707 में, अब देखो विद्यार्थियों, मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में नहीं पढ़ते हुए भी यहाँ पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इससे लिंक है उसका। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो उस समय जोधपुर का प्रशासक जफर कुली था। जफर कुली, हाँ। देखो विद्यार्थियों, आपको पता है अच्छी तरह कि 1678 में जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, खालसा घोषित कर दिया गया था। खालसा का मतलब सीधा मुगलों के अधीन, डायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट मुगलों के अधीन रहेंगे तो किसी न किसी को प्रशासक तो नियुक्त करके रखेंगे ना वो वहां पर, ठीक है ना, प्रशासक नियुक्त करके रखेंगे विद्यार्थियों। तो प्रशासक कौन था उस समय जब इसके, जफर कुली खां। अब ये जो अजीत सिंह, दुर्गादास राठौड़, सबसे पहले किसको मारेंगे, जफर कुली खां को भगाएंगे, और फिर किसके ऊपर अधिकार कर लेंगे, ये जोधपुर के ऊपर।
केवल उस समय जालोर सांचौर दिया गया था, इनको जोधपुर नहीं दिया गया था, ध्यान रखना। और जोधपुर मेन परगना था उस समय, यार इनकी राजधानी हुआ करती थी जोधपुर रियासत की उस समय। लिखिएगा क्या लिखा, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो जोधपुर का प्रशासक कौन था? जफर कुली, हाँ, जिसे अजीत सिंह ने राजा बना रहे हैं भाई, जिसे, और मेन नाम किसका होता है? राजा का ही होता है। जिसने, नहीं सॉरी एक मिनट, जिसे अजीत सिंह ने अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की सहायता से, दुर्गादास राठौड़ की सहायता से पराजित किया और जोधपुर अपना अधिकार कर लिया। देख लिया विद्यार्थियों, जोधपुर पर क्या कर लिया? अधिकार हो गया। अब बताओ, अजीत सिंह शासक बन गया या नहीं बन गया? यहाँ का अधिकार कर लिया। उसी दौरान एक घटना घटित हुई, आपको पता है, 1707 में हिंदुस्तान का जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में इसके दो बेटे, उनमें उत्तराधिकारी संघर्ष हो गया, क्योंकि पिताजी भी उत्तराधिकारी संघर्ष में जीता था, तो बेटों ने भी क्या कर दिया? उत्तराधिकारी संघर्ष चालू कर दिया। और एक का नाम था आजम और एक का नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? औरंगजेब के दो पुत्रों का नाम, औरंगजेब के बोल रहा हूं, किसके? जो कि हिंदुस्तान का बादशाह है। औरंगजेब के पुत्र है, एक का नाम आजम, एक का नाम मुअज्जम। इनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष हो जाता है, और इस उत्तराधिकारी संघर्ष में अंततः जीतता कौन है? मुअज्जम जीतता है। तो औरंगजेब के बाद में अगला शासक कौन बनता है? मुअज्जम बनता है। तो सर आपने तो कहा था कि अकबर द्वितीय नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन वो नहीं बनेगा, वो तो फारस की तरफ चला गया। तो अब मुअज्जम और आजम में युद्ध हुआ विद्यार्थियों, जीता कौन? मुअज्जम जीत गया, और मुअज्जम हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। कौन बनेगा? मुअज्जम हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा बहादुर शाह प्रथम के नाम से। और बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जो शासक बनता है ना, उसका नाम है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय को क्या कहते हैं हम? बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक रहेगा। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुअज्जम शासक बनता है बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से। विद्यार्थियों 1707 से लेकर 1723 तक, 1707 से लेकर 23 तक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह शासक बदल जाते हैं। 1707 से लेकर 1723 तक कितने मुगल शासक बदलेंगे? छह बदलेंगे विद्यार्थी। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन बदले थे। देखो, मुअज्जम के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है जहांदर शाह। कौन बनता है? जहांदर शाह। और जहांदर शाह के बाद में शासक बनता है फर्रुख हसियर। कौन बनता है? फर्रुख हसियर। फर्रुख हसियर वही व्यक्ति था विद्यार्थियों जिन्होंने अंग्रेजों को बंगाल में वो व्यापार करने का कुछ वो दिया था ना, एक पत्र दिया था उसने, व्यापार करने का अनुमति, एक पत्र दिया था, फिर उसका दुरुपयोग भी हुआ और बाद में बंगाल विद्रोह का कारण बनेगा वो एक। फिर उसके बाद में रफ़ी उद्दौला। कौन बनेगा शासक? रफ़ी उद्दौला। रफ़ी उद्दौला के बाद में रफ़ी उद्दरजात। फिर उसके बाद में बनेगा विद्यार्थियों रंगीला शासक, मोहम्मद रंगीला भी कहते हैं उसको, मोहम्मद शाह नाम से बनेगा, मोहम्मद शाह शासक बनेगा। हो गया ना छः? मोहम्मद शाह हो गया, रबी उद्दौला हो गया, रबी उद्दरजात हो गया, और जहांदर शाह हो गया, और एक ये खुद मुअज्जम हो गया। लिखे आप लोग, जमा नहीं, सेंटेंस क्या लिखा आप लोगों ने? जोधपुर अधिकार कर लिया, नोट डालें, नोट डालें। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु
के बाद इसके पुत्र आजम और मुअज्जम, आजम और मुअज्जम के मध्य युद्ध हुआ, या उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ ना, उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, जिसमें मुअज्जम जीता, मुअज्जम जीता और बहादुर शाह प्रथम के नाम से हिंदुस्तान का बादशाह बना। लिख लिया विद्यार्थियों? ये छोटी मोटी बातें हैं, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब हमने इसको शासक बना दिया, और शासक बनने के बाद में कुछ घटनाएं घटित हुई है, उन सब के बारे में अगली क्लास में चर्चा। धन्यवाद।